हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। यहाँ अपनी करंट अफेयर की क्लास है, वीकली क्लासेज हैं। आज वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्लास क्या है, मंडे टू मंडे होनी थी, पर कल क्या है, रीट की अपनी मैराथन आई है जो राजस्थान एसएसटी की जो लेवल सेकंड है उसकी, उसमें राजस्थान का इतिहास से संबंधित अभी मैराथन बनाई है। उसमें जो सिलेबस आपका दे रखा है वो सारा सिलेबस उस मैराथन में कवर है, तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। आज करते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास जो वीकली होती है। उसमें पहला सवाल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी सूची में हाल ही में किसे शोल्डर सीजन के लिए एशिया की टॉप सिटी माना है। माइक्रोसॉफ्ट एक लिस्ट जारी करता है दोस्तों, जिसमें जो MSN साइट पर अपनी लिस्ट होती है वो पर्यटन से संबंधित होती है। वो ये देखते हैं कि कौन सा एशिया में ऐसा स्पेसिफिक शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटन है, वो उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो इस हाल ही में जो जारी की है उसमें शोल्डर सीजन के लिए जारी की है, वो एशिया की टॉप सिटी उसमें किसको माना है, वो है राजस्थान की सिटी, पर कौन सी है ये देखते हैं। उदयपुर, जयपुर, कोच्चि और टोक्यो। तो इसका राइट आंसर होगा अपना उदयपुर। ओके। MSN साइट पर जारी सूची में देखो, उदयपुर को शोल्डर सीजन के लिए एशिया की टॉप सिटी माना है। वही राजधानी जयपुर है, उसको इस लिस्ट में चौथा स्थान दिया है। देखो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो एशिया की साइट है, इस टोटल एशिया में देखें तो उसमें फर्स्ट स्थान पर अपना कौन सा शहर आया है, उदयपुर शहर। और उसी लिस्ट में चौथा स्थान अगर आपको पूछ ले तो वो कौन सा है, जयपुर। ओके। अब शोल्डर सीजन किसको बोलते हैं, शोल्डर सीजन वो होता है जो जिसमें पर्यटन है उसको ना तो ज़्यादा पीक पे होता है पर्यटन का सीजन और ना ही कम होता है, ठीक है। उसमें भी अगर पर्यटक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है। तो शोल्डर सीजन वर्ष का वह समय होता है जब पर्यटन ना तो अधिक पीक पर होता है, पीक मतलब वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है, और ना ही बहुत कम होता है। सितंबर माह में ऐसा होता है। ये शोल्डर सीजन कब होता है दोस्तों, अपना सितंबर माह में। इस सीजन में एशिया में ट्रेवल करने के लिए उदयपुर को पहली पसंद बताया है। ओके। अपनी लेक सिटी जो उदयपुर है वो प्रथम स्थान पर है। उदयपुर को हाल ही में सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल या सेफ सिटी भी माना गया था। अब आपके ये सवाल आ जाए कि हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो वो सेफ सिटी या फिर सबसे सुरक्षित स्थान है वो किसे माना गया है, तो वो अपना उदयपुर है। और इसके अलावा ये बोलते कि शोल्डर सीजन के लिए अगर एशिया की टॉप सिटी हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट की जो MSN रिपोर्ट आई है, साइट आई है, उसमें किसको माना है, तो वो अपना उदयपुर है। और उसमें चौथा स्थान माना है जयपुर को। ओके, क्लियर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये ध्यान रखना, भारत का प्रथम स्वदेशी यानी अपना खुद का बनाया हुआ विमान वाहक पोत है। INS विराट, INS विक्रांत, INS विजय और INS कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा INS विक्रांत, ठीक है। विक्रांत है, याद रखना, पेपर में कभी भी आ सकता है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है अपना। ओके। अगला सवाल है, नासा के स्विम प्रोजेक्ट। एक सबसे पहले तो याद रखो कि स्विम प्रोजेक्ट किसका है, नासा का। इसका संबंध निम्न में से किससे है, तो ए है अपना अंतरिक्ष में मानव मिशन, बी है चंद्रमा पर पानी की खोज करना, सी है गुरु और शनि के चंद्रमा पर जीवन की खोज करना, डी है मंगल ग्रह पर खनिज पत्थर की खोज करना। तो जो स्विम प्रोजेक्ट है वो नासा का है। अभी हाल ही में इस पे काम चल रहा है, अभी लॉन्च नहीं किया गया है, पर इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है तो ये बहुत चर्चा में है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे दोस्तों, जो गुरु और जो शनि ग्रह है दोनों, उसके चंद्रमा है कौन कौन से वो देखेंगे, उस पर जीवन की खोज करना है, देखना है कि वहाँ पानी कितना है, वहाँ खनिज पदार्थ की क्या स्थिति है। तो वो अपना स्विम प्रोजेक्ट है। क्लियर। अब नासा की जेट प्रोपल्सन जो लेबोरेटरी है उसके इंजीनियर किसने, एथन स्केलर। इसकी अवधारणा है, किनकी अवधारणा है, ये भी सवाल आ सकता है। तो स्विम प्रोजेक्ट की अवधारणा एथन स्केलर ने दी है। इसका फुल फॉर्म क्या है स्विम का, सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स। यानी इसके अंतर्गत नासा छोटे छोटे रोबोट बनाएगी, उन रोबोट्स को क्या है वहाँ उतारेगी, कहाँ, गुरु और जो शनि के चंद्रमा है वहाँ, वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, वो उनको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, ठीक है। तो देखो सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स जाएंगे वहाँ,
वो है स्विम। ये छोटे आकार के रोबोट है, उसकी सेना होगी। जो गुरु के चंद्रमा तो यूरोपा, गुरु का चंद्रमा क्या है? अब कभी सवाल आ जाए आपके कि निम्न में से गुरु का, जैसे अपना चंद्रमा है वैसे हर ग्रह का अपना चंद्रमा है, तो गुरु को चंद्रमा कौन सा है? यूरोपा। और शनि के चंद्रमा एनसेलेडस, एनसेलाडस। इसकी मोटी बर्फीली जो परत है, इसके नीचे पानी में विचरण कर सकेंगे, देखेंगे कि वहाँ क्या जीवन की स्थिति है या नहीं है। क्लियर? अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में जापान की 11 कंपनियों ने निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये सवाल पेपर में मिल सकता है आपको, क्योंकि राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र है कौन सा, जिसमें जापान की 11 कंपनियां, कंपनी नहीं टोटल 11 कंपनियां हैं, एक जगह निवेश करने का उन्होंने निर्णय किया है और समझौता किया है राजस्थान सरकार के साथ। तो वो है अपना सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, गिलोट क्षेत्र या इंद्रप्रस्थ क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि जो जापानी कंपनियां है, जापानी पार्क है, वो कहाँ है? नीमराणा में है। तो वहीं जापानी कंपनियां अपना निवेश करती हैं। तो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में जापान की 11 कंपनियों ने ये बोला है कि हम निवेश करेंगे। ठीक है। अगला है एमसेंड पॉलिसी। एमसेंड पॉलिसी आई है, राजस्थान सरकार की नई है, जिसमें ये बोला है कि ज़्यादा खनन हो रहा है, तो नदी वगैरह उसमें बजरी का ज़्यादा खनन हो रहा है, तो राज्य सरकार ने ये बोला कि वो जो अवैध खनन हो रहा है या वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो उसको रोकने के लिए सरकार जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड पॉलिसी लेकर आई है, इसमें ये बोला है जिसके अंतर्गत बजरी का निर्माण किया जाएगा, उस बजरी का कितने भी जो भी सरकारी निर्माण होगा, उन सरकारी निर्माण में उस बजरी का प्रयोग करना अनिवार्य है, वो कितने प्रतिशत है? ये सवाल आ सकता है आपके। तो एमसेंड पॉलिसी के अनुसार राज्य के सरकारी निर्माणों में, याद रखना, सरकार के जो भी भवन निर्मित होंगे, कितने प्रतिशत तक एमसेंड का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है? तो 50%, 40%, 35% या 25%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25%। ये बोला है कि आप टोटल भवन निर्माण कर रहे हो, उनमें 25% आपकी एमसेंड है वो यूज होना अनिवार्य है, वरना पेनल्टी लगेगी आप पर। ठीक है। हाल ही में किस पड़ोसी देश, ये तो आप पेपर में रोज पढ़ रहे होंगे, आर्थिक संकट। देखो अपने जितने भी पड़ोसी देश है सब में अस्थिरता का माहौल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन से पड़ोसी देश में अभी अस्थिरता का माहौल है, पर आर्थिक संकट की वजह से, याद रखना शब्द आर्थिक संकट आया, तो उसके चलते राष्ट्रपति है जिस देश के, उनका तख्ता पलट अभी हाल ही में किया गया है। तो म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका। ये तो आप पेपर में रोज पढ़ रहे होंगे। अब अगला सवाल है विंबलडन 2022, जो अभी हाल ही में हुए, अब कंप्लीट हुए हैं विंबलडन 2022। इसकी महिला एकल खिताब, ये जो टेनिस से संबंधित होता है विंबलडन कप, ये 4 कप होते हैं, आप सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकन, विंबलडन। ठीक है। तो ये सब जो हो अभी फिलहाल जो चल रही है वो विंबलडन चल रही है। 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? याद रखना महिला एकल खिताब की। तो देखते हैं, एलेना रेबेकिना, ओसजेब्योर, केली रूडिक या पेत्रा क्विटवा। तो इसका राइट आंसर होगा एलेना। एलेना रेबेकिना है वो महिला एकल खिताब जो विंबलडन 2022 है उसकी विजेता बनी है। कहाँ की है ये भी आ सकता है कि जो हाल ही में एलेना ने जीता है वो कहाँ की खिलाड़ी है, तो है दोस्तों कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी है। ओके। 2011 के बाद महिला एकल खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी है, याद रखना युवा, ऐसे तो महिला एकल बहुत जीते हैं, पर 11 के बाद जो महिला एकल खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी है वो एलेना है। उन्होंने ये खिताब किसको, ट्यूनीशिया की थी, ओसजेब्योर, उसको पराजित करके जीता है। आरपीएससी के सीधे सवाल नहीं पूछती, कई बार आरपीएससी ऐसे सवाल पूछती है कि एलेना ने जो विंबलडन 2022 जीता है वो किसको पराजित करके, किस देश की जो सभ्योस है उसको पराजित करके किया है, वो किस देश की खिलाड़ी है। तो हमको ये भी याद रखना है जो सभ्यो जब्योर भी, ओस जब्योर भी, और ये भी याद रखना है कि ये जो ओस जब्योर है ये ट्यूनीशिया की है और जो एलेना है वो कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी है। क्लियर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, G20 में भारत के नए शेरपा निम्न में से कौन होंगे? अभी सरकार ने घोषणा की है, तो अमिताभ कांत और पीयूष गोयल
अरविंद पनगडिया, राजीव महर्षि। तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत। जो नीति आयोग थे उनके सीईओ थे अमिताभ कांत। उसे अभी जो G20 है उनके नए शेरपा नियुक्त किए हैं। पहले G20 के शेरपा पीयूष गोयल थे जो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, इस वजह से अभी अमिताभ कांत जी हैं, उनको ये G20 का नया शेरपा नियुक्त किया है। G20 का शेरपा का क्या मतलब होता है? शेरपा होता है कि नेपाल में बोला जाता है किसको? देखो नेपाल में ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ जब जो हम चढ़ाई करते हैं तो शेरपा होते हैं, वो हमको दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, वो हमें बताते हैं कि आगे आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो वो होता है शेरपा। उसी तरह अपना जो G20 है और जो G8 है, ये पीछे क्लास में हम पढ़ चुके हैं G8 G20। अभी G8 नहीं है, G8 की जगह G7 हो गया, क्योंकि पहले इसमें रूस था, पर अभी हाल ही में हुआ था इन अमेरिका और रूस में डिस्प्यूट हो गया था, तो रूस को बाहर कर दिया गया था और अभी ये बन गया G7। ओके, और G20 अभी भी। तो इन देशों में क्या होता है कि इनकी बैठकें होती रहती है अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। तो हर देश का अपना एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, हर देश अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं ताकि वो समय समय पर विचार विमर्श करके और सरकार के लिए ये बताते रहे भी हाँ, उस सरकार का, उस देश का G20 या 8 जैसे ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ प्रतिनिधित्व कर सके। तो अभी जो अपने प्रतिनिधित्व करेंगे G20 में जो शेरपा होंगे वो कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे। ठीक है, ताकि सरकार के जो भी मंत्री हैं, जो G20 की जब भी बैठकें हो रही हैं, तो वहाँ के जो अनेक एजेंडे हैं, जो आर्थिक एजेंडा है ना, कोई राजनीतिक एजेंडा, तो उन पे उनके विचार पहले से ही शेरपा इनके माध्यम से क्लियर रहते हैं, तो वहाँ वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ हमने बात कर ली, पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत जी, उनको G20 के नए शेरपा नियुक्त करिए। वह केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल जी थे उनका स्थान लेंगे। भारत को इस साल के आखिरी तक, याद रखना, G20 देशों का अध्यक्ष बनने का मिलने वाला है। तो अगली जो बैठक होगी G20 की वो भारत में होगी, बहुत सालों बाद होगा। तो इस वजह से ये एक तरीके से प्रिपरेशन है भारत की, ताकि अमिताभ कांत जी वो अच्छे से उन चीज़ों का अध्ययन कर सके। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है आपके सब पेपर में। राज्य सरकार के वन विभाग ने, राज्य कौन सी? अपनी राज्य सरकार, राजस्थान की बात हो रही है, राज्य सरकार जहाँ मैं बोलूँ, वन विभाग ने हाल ही में किस गांव को, याद रखना दोस्तों, यहाँ गांव की बात हो रही है, किस गांव को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो वो कौन सा गांव है जो आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? अधिसूचित करने की भी प्रक्रिया हमने शुरू की है। तो बड़ोपल गांव, दादिया गांव, मेनार गांव या ढूंढ गांव? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेनार गांव। मेनार गांव को अभी राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है ताकि आर्द्र भूमि के रूप में विकसित कर सके। ऐसा क्या है आर्द्र इसमें और कहाँ है ये गांव, हम देखते हैं। राजस्थान सरकार की, 2 बार लिख दिया, राजस्थान सरकार के वन विभाग ने मेनार गांव को आर्द्र भूमि, आज नहीं, आर्द्र भूमि के रूप में, कहीं की ये प्रिंट मिस प्रिंट हुआ है तो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेवाड़ क्षेत्र का गांव है दोस्तों ये। इस गांव को रामसर स्थल का दर्जा मिलने का मार्ग इससे प्रशस्त होगा। इस गांव को 2 झीलें, इस गांव में 2 झील है दोस्तों, एक तो ब्रह्मा, एक धंध। हर साल सर्दियों के मौसम में स्थानीय प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान बनती हैं। तो कोई तो वजह होगी जब इसको वेटलैंड घोषित कर रहे हैं। तो ये वजह है कि ये 2 झीलें हैं, जो ब्रह्मा और धंध नाम की जो झील है, यहाँ सर्दियों के मौसम में स्थानीय देख लो या फिर विदेशी प्रजातियां देख लो, पक्षियों की, वो निवास करती है यहाँ। मेनार गांव को इस वजह से बर्ड विलेज कहा जाता है, क्योंकि इतनी सारी पक्षी आते हैं यहाँ सर्दियों में इन झीलों में, तो इस वजह से ये बर्ड विलेज कहलाता है कहाँ दोस्तों? उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में ये गांव स्थित है। तो मेनार गांव कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आ जाए बाई चांस। वर्तमान में रामसर स्थल पे इतनी ज़्यादा चर्चा होगी कि मैं यहाँ आपको और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये बोलूँगी कि राजस्थान के फिलहाल जो देखे रामसर स्थल 2 मान्यता प्राप्त है, एक तो केवला देव जो भरतपुर में और एक सांबर झील। ठीक है, याद रखना आप, ये सवाल भी आपके आ सकता है। अगला सवाल क्या है? हाल ही में 30वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? उत्तर, देखो याद रखना, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, और उसकी 30वीं तो कोई बात नहीं, हाल ही में कहाँ किया गया? तो दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर।
इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में हुआ है, ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसका आयोजन हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। अब क्या होती है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, देखते हैं। ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, कौन सी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर, मध्य पूर्व, ये सब क्षेत्रीय परिषदें हैं। ये वैधानिक है, वैधानिक यानी एक्ट के थ्रू इनको बनाया गया है, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, याद रखना एक तो, ठीक है। वैधानिक निकाय है ये। संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम था दोस्तों 1956 का, उसके तहत स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम ने देश को, कौन से अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 5 भागों में बांट दिया था, ठीक है। 5 भागों में बांटने का मतलब वो नहीं, ताकि क्या है अलग अलग क्षेत्र है, उनकी जो समस्याएं हैं वो समय समय पर सुनी जा सके। क्षेत्र, देखो क्षेत्रीय का नाम क्या हो गया, क्षेत्र विशेष के आधार पर 5, इस अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद थी स्टार्टिंग में। कौन कौन सी, उत्तरी, मध्य भारत, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है। इन प्रत्येक क्षेत्र के लिए थी एक क्षेत्रीय परिषद। राजस्थान कौन सा क्षेत्रीय परिषद में आता है, उत्तरी, उत्तरी क्योंकि उत्तर भारत में रह गया तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर भारत में नहीं वैसे तो पश्चिम में, पर यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। हर उपयुक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा फिर क्या किया, संसद के एक अलग अधिनियम बनाया। 1956 में तो बना दी थी 5, पर अब पूर्वी रह गया तो उत्तर पूर्वी रह गया, तो उसके लिए 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद है उसका द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया। तो आपके सवाल ये भी आ सकता है पॉलिटी में कि जो क्षेत्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसका गठन निम्न में से कब किया गया, तो आप याद रखना 1971 में, क्योंकि ये सब तो 56 में आ गई थी, पर उत्तर पूर्व वाली एक बच गई, वो 1971 में आई, ठीक है। अब जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन से राज्य है दोस्तों, हरियाणा राज्य याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और संघ क्षेत्र देखें तो चंडीगढ़ अपना, जम्मू कश्मीर, और अभी हाल ही में बना लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है इनकी वो ये राजस्थान में, बोला ये चाह रही हूँ मैं, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, फिर क्यों करते हैं ये मीटिंग, इसका मतलब क्या है। इनके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री, जो अपना कैबिनेट होम मिनिस्टर होता है वो इसके अध्यक्ष होते हैं इन सभी परिषदों के। उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए, जो ये राज्य है ना, इनके मुख्यमंत्री रोटेशन से 1-1 वर्ष की अवधि के लिए जो भी संबंधित क्षेत्रीय परिषद है उनके उपाध्यक्ष होते हैं। इनमें से सवाल आपका बन सकता है पॉलिटी में कि जो ये क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनके अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री दे देंगे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कुछ भी, तो आपको याद रखना है कि गृह मंत्री, क्योंकि अलग अलग राज्यों की क्या समस्याएं हैं वो कौन देखते हैं, होम मिनिस्ट्री देखते हैं, तो होम मिनिस्ट्री अगर देखेगी तो होम मिनिस्ट्री इनका अध्यक्ष होगा। क्लियर। अगला है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन योजना, ये कल परसों सूजस में आया हुआ है, तो वैसे हमने पहले पढ़ ली, फिर दोबारा देखते हैं। मिलेट्स प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि राजस्थान को बाजरा हब बनाना सरकार का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 10 लाख किसानों को बाजरे के मिनी किट्स दिए जाएंगे। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, 1 लाख किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व दिए जाएंगे, जब तो बाजरा है उसका उत्पादन ज्यादा होगा। 1 लाख किसानों को बायो पेस्टिसाइड दिए जाएंगे। तो ये जो तीनों कथन है याद रखने आपको, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये उपयुक्त सभी कथन है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर। राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रतीक के रूप में स्थापित बीकानेर हाउस निम्न में से कहाँ पर स्थित है। बीकानेर हाउस स्थापित किया गया है ताकि राजस्थान की कला संस्कृति है उसको देश भर में उसका प्रचार किया जा सके। उसके लिए हाल ही में सरकार ने क्या किया है, पिछले वीक ही बजट का आवंटन किया है ताकि और ज़्यादा वहाँ आर्ट गैलरी बनाई जा सके, यानी उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको पुनरुद्धार किया जा सके। तो ये बीकानेर हाउस है कहाँ दोस्तों, कोलकाता में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या कोच्चि में। तो इसका राइट आंसर इसका है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये बीकानेर हाउस राजस्थान की कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया गया है। अभी क्या किया मुख्यमंत्री जी ने, नई दिल्ली में जो राजस्थान की कला संस्कृति के प्रतीक के रूप में स्थापित है अपना बीकानेर हाउस, उसके उन्नयन विकास कार्य हेतु 15 करोड़ की राशि, मैंने कहा था ना कुछ धन आवंटन किए, स्वीकृत किए। इसमें बीकानेर हाउस में नई आर्ट गैलरी, एम्पी थिएटर है ना, कार्मिकों के लिए आवास आदि अलग अलग निर्माण कार्य
किए जाएंगे। हाल ही में चला है दोस्तों स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय। जितनी ज़्यादा आप स्वच्छता रखोगे उतनी आपका विद्यालय वो आप बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे। ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है? जालोर, भीलवाड़ा, पाली, बीकानेर। याद कर लो, रट लो इसको, पाली से, पाली जिले ने शुरू किया है स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय। क्या होगा इसके अंतर्गत देखते हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रशासन के लिए नवाचारों की कड़ी में पाली जिले से 1 जुलाई से, अभी स्कूल खुली है ना, तो स्वच्छ विद्यालय और स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को स्वयं और अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखने के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य क्या है सबको पता है, बच्चों को स्वच्छ और स्वस्थ माहौल देना। इसमें विद्यार्थियों को स्वच्छता की पढ़ाई के साथ खेलने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। इसमें स्वास्थ्य संबंधी जांच भी शामिल है। ठीक है। अगला सवाल क्या है? 1000 दिनों का सुरक्षा चक्र है, कोई पुकार अभियान है, किस जिला प्रशासन के माध्यम से शुरू किया गया? अब सिंपल आपका आएगा, पुकार अभियान है, उसका संबंध यहाँ तो किससे, तो हम बता देंगे कि 1000 दिनों का सुरक्षा चक्कर यानी बच्चे के जन्म से लेके जब तक वो 2 साल का हो, है ना, उस तक उसका पूरा ख्याल रखना, उसके लिए पुकार कार्यक्रम शुरू किया है बीकानेर ने, पाली ने, हनुमानगढ़ ने या जयपुर ने। तो ये शुरू किया दोस्तों बीकानेर जिला प्रशासन। याद रखना, पुकार कार्यक्रम 6 अप्रैल से शुरू। पुकार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण देना, क्योंकि इसके अंतर्गत माता और बच्चा दोनों का ख्याल रखने की बात की गई है। तो दात्री जो गर्भवती महिला है उनको तो बेहतर पोषण देंगे हम, और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों के जन्म से लेकर 2 वर्ष के होने तक के लगभग 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सरकार ने ये बोला कि माताओं का ध्यान रखेंगे हम, उनके लिए पोषण की उचित व्यवस्था करेंगे, और इसके अलावा जब तक बच्चा 2 साल का होगा उसके जो पोषण संबंधी जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उन पर सरकार फोकस करेगी। ठीक है। अभी हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई दोस्तों बहुत, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है ने किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की है? अपना राजस्थान का कोई ऐसा स्थल है जहां राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है अपना सेंटर का किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने या नामित करने की घोषणा की है? मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान की, गोलकुंडा, कुतुबशाही किला, आगरा का किला। इसका राइट आंसर है मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान की है, वो स्थल है, उसको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की है। क्यों किया, ऐसा क्या खास है देखते हैं। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है मानगढ़, सबको पता है। पहाड़ी एक आदिवासी विद्रोह का स्थल है जहां 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। यहाँ क्या है, सभा थी, आदिवासियों में जागरूकता लाने के लिए स्थापित की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। तो उसका अधिवेशन हो रहा था, दूसरा अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर। तो यहाँ क्या है, ब्रिटिश सरकार ने 1913 में गोलीबारी की जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए। इस जगह को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्मारक बनाने की मांग लगातार उठती रही है। 17 नवंबर, ये देखो तारीख भी दे रखी है, 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियां चला दी, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु कर रहे थे, नेता ने किया था, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की अभी घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके लिए पेपर में आ सकता है। हाल ही में उन्नत क्या है, ये देखो दोस्तों, उन्नत नॉर्मल सा नाम है, उन्नत निम्न में से क्या है? ड्रोन है क्या, या पनडुब्बी है, हल्का हेलीकॉप्टर है, या विमान वाहक पोत है? तो याद रखना है आपको, कुछ ही नहीं, उन्नत है अपना हल्का हेलीकॉप्टर। जैसे तेजस नहीं था क्या, तेजस क्या है अपना हल्का हेलीकॉप्टर है, तो उसी की तर्ज पर अपना है उन्नत जो हल्का हेलीकॉप्टर है। उन्नत किसके द्वारा बनाया गया? HAL के द्वारा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है, निर्मित किया है। ये है जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी है। इसका काम क्या होगा उन्नत का? समुद्र टोई, खोजबीन करना, बचाव कार्य या मानवीय सहायता में भी इसका उपयोग किया जाएगा।
अगला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, इसको ऐसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि अध्यक्ष निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को, शशि शर्मा को, एंड्रयू निक को, मार्क्स प्लेयर को। तो इसका राइट आंसर होगा अपना टी राजा कुमार। टी राजा कुमार है, उनको हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये बहुत चर्चा में रहती है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्यों रहती है देखते हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, FATF है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना 1989 में। मनी लॉन्ड्रिंग से जो निपटने, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनसे निपटने या नीतियों को विकसित करने के लिए G7 की एक पहल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, FATF की। ठीक है। आतंकवादी जो वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्या है, जो ब्लैक मनी है वो किसको जाती है, जो अवैध कार्य है वहाँ खर्च की जाती है। जैसे आतंकवादी वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, अन्य संबंधित खतरों से निपटने हेतु मानकों को स्थापित करने, कानूनी परिचालन नियामक उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये काम करता है। ठीक है, याद रखना FATF। हाल ही में विंबलडन महिला देख ली हमने, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है तो ये चर्चा में रही है, तो सवाल बनाना तो जरूरी है। महिला एकल खिताब हमने देख लिया किसने जीता है। हाल ही में देखो विंबलडन पुरुष एकल खिताब भी हुआ है, 2022 हुआ है। उसके विजेता निम्न में कौन है? निक किर्गियोस, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर। याद कर लो आप, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच है वो विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2022 के विजेता है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, सबको पता है कौन, नोवाक जोकोविच। है कहाँ के, याद रखो, सवाल नोवाक जोकोविच पे आएगा। ये आएगा निम्न में किस देश से संबंधित है, तो हमको याद रखना है ये सर्बिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के किसको पराजित करके, निक किर्गियोस को पराजित करके 7वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक ने ये उसके करियर का कितना 21वां ग्रैंड स्लैम था, खिताब हासिल किया है। वो राफेल नडाल के अभी है 22 में, उससे एक कदम पीछे है। ठीक है। राफेल नडाल के टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए अभी, 22, और ये नोवाक ने कौन सा जीता है, 21वां, विंबलडन 2022। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन निम्न में कहाँ किया जाएगा? होगा अभी आगे तो उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में। तो इसका आयोजन होगा दोस्तों जयपुर में। याद रखना डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट होगा, वो कहाँ होगा, जयपुर में। ये सिंपल से सवाल आते हैं आपके। राज्य सरकार द्वारा होता क्यों, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। इसके उद्घाटन समारोह में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की जाएगी, फिल्म प्रोत्साहन। ठीक है, ताकि फिल्मों, राजस्थानी फिल्म है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, राज्य को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा मिले, और राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण है उसको प्रोत्साहन भी दिया जा सके। अगला क्या है सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में कब मनाया जाता है? ये दिवस याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे विश्व जनसंख्या दिवस तो सबको पता है, कल क्या थी, 11 तारीख थी, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रख लो, रट लो इसको, 11 जून, यही ऑप्शन होंगे आपके, पर आपको याद होना चाहिए कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों, 8 अरब की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर। विश्व में देखें तो दुनिया में चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत देखें तो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चीन के बाद भारत है। अभी कल रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला कि जो नेक्स्ट अपना पॉपुलेशन से संबंधित डेटा होंगे उसमें पहले स्थान पे भारत आ जाएगा। भारत में भी देखें तो यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, और सिक्किम देखें तो वो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। क्लियर। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, राज्यसभा नहीं राज्यसभा में निम्न में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने 4 सदस्यों का मनोनयन किया है राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 10, 12, 11, 15। तो इसका राइट आंसर होगा 12। याद रख लो, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित पर्सनैलिटी होती है, खेल से संबंधित भी हो सकती है। तो उसको राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 80 में। सिंपल सा आ जाता है, सबको पता है कि संसद है, संसद किससे मिलकर बनती है दोस्तों? एक अपनी लोकसभा होती है,
जिसका सदस्यों का निर्वाचन हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। एक होती है राज्यसभा, जिसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी अपनी विधानसभा हम चुनते हैं, वो सदस्य फिर क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और एक होता है राष्ट्रपति महोदय। इन तीन जो है इनसे मिलकर बनती है अपनी संसद। यहाँ हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की संरचना को लेकर है अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा के टोटल सदस्य कितने हैं? 245। 245 होते हैं कुल सदस्य, उसमें से 12 सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। 12 मनोनीत सदस्यों को साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान में, कला आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। एक मनोनीत सदस्य होता है, मान लो नियुक्त कर दिया किसी को, तो राज्यसभा का सदस्य होने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। मनोनीत सदस्यों के लिए ये कहा गया है कि आपको 6 महीने का टाइम देते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि मनोनीत सदस्य जरूरी नहीं किसी पार्टी का हो, कोई भी हो सकता है, तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल है उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हो, जब तक आप पर दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा। 6 महीने के बाद हुआ तो आप पर वो कानून लागू हो सकता है। राज्यसभा के अन्य सदस्यों को इसका अपनी जो राज्य संबंधित राज्य की विधानसभा है उसके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। अभी हाल ही में 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, जिसमें एक प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा भी शामिल थी। तो आपके सवाल ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में राज्यसभा का जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया गया उसमें एक खिलाड़ी थी भारत की, वो कौन थी? उसका भी है, तो वो पीटी उषा थी। ठीक है। और राजस्थान के देखिए तो राज्यसभा से कितने सदस्य जाते हैं? राजस्थान से 10 सदस्य, याद रखना। सूर्य का अध्ययन करना है भैया। सूरज का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष यान निम्न में कौन सा है? अभी नेक्स्ट ईयर जाएगा ये, तो वो कौन सा है? आदित्य L1, भास्कर, सोलर प्रोब या आर्यभट्ट? तो इसका राइट आंसर होगा आदित्य L1। याद रखना सूर्य के कोरोना का अध्ययन करके आएगा ये, जो सूरज का बिल्कुल ताप वाला क्षेत्र है वहाँ, तो वो आदित्य L1 होगा भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष यान। इसरो द्वारा इसको जनवरी 23 अगले साल के आसपास लॉन्च किया जाएगा। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ओबीसी है अपनी जो अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी, उसके उप वर्गीकरण से संबंधित आयोग बनाया गया था, वो निम्न में कौन सा है? तो अरविंद आयोग, पूंछी आयोग, रोहिणी आयोग या कोठारी आयोग? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोहिणी आयोग। ओबीसी के तहत क्या है, बहुत सारी ऐसी, अभी सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया है, उसको ये बोला है कि तुम ओबीसी का भी उपवर्गीकरण करो, क्योंकि ओबीसी में भी कुछ ऐसे वर्ग हो गए जिनको आरक्षण से संबंधित लाभ है वो ज़्यादा मिल गया, तो वो अपर क्लास में आ गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको सही में लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये इसमें भी कुछ ये देखें भी कौन सी ऐसी रियल में ऐसी क्लास हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो वो उपवर्गीकरण से संबंधित आयोग है वो रोहिणी आयोग है। तो सरकार ने ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद के तहत होता है, ऐसे नहीं, 340 के तहत रोहिणी आयोग का गठन 2017 में किया था। ठीक है। किस ओबीसी से संबंधित अगर कोई आयोग बनेगा तो संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत? 340 के तहत। इसमें क्या कहा है? 340 में क्लियर कहा है कि कौन ऐसे कोई और कोई नियुक्त नहीं कर सकता, राष्ट्रपति महोदय इनसे संबंधित जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 340 में क्लियर कहा गया है कि ओबीसी के अगर कोई सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कोई भी वर्ग है तो उनके लिए अगर आयोग का गठन करना है तो उस आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ये सीधा सवाल भी आपके आ सकता है। अभी सरकार ने रोहिणी आयोग के कार्यकाल में क्या है? विस्तार किया है, इस वजह से ये फिर से चर्चा में आ गया है, तो आपके सवाल आ सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000, अधिनियम लगाना भूल गई रे मैं, अधिनियम। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसकी किस धारा के तहत केंद्र सरकार को, देखो यहाँ शर्तें हैं, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की लोक व्यवस्था आदि के हित में जो भी सोशल साइट्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, सब जानते हैं सोशल साइट्स को, उनको ब्लॉक करने का अधिकार है, या उनकी कोई साइट ऐसा कोई कंटेंट डाला है तो उसको ब्लॉक कर सकती है। कौन सी धारा के तहत? 61A, 69B, 69A या 61B? इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों 69A है। 69A हमेशा चर्चा में रहती है, कभी भी सवाल आ सकता है। तो ये अपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा है
उससे संबंधित है 69A, जिसमें केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता या लोक व्यवस्था से संबंधित कोई भी ऐसी पोस्ट हो तो उसको सोशल साइट पर ब्लॉक करने का अधिकार है। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल है अपना, फील्ड्स मेडल मिला है दोस्तों हाल ही में, ये 4 साल में मिलता है तो कभी भी आ सकता है आपके लिए। तो फील्ड्स मेडल निम्न में किस क्षेत्र में दिया जाता है, पता होना चाहिए, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य या गणित। तो इसका राइट आंसर है गणित। गणित के क्षेत्र का है अपना फील्ड्स मेडल, याद रखना। इसको जनरली ये भी बोला जाता है कि ये गणित के क्षेत्र का नोबेल है। फील्ड्स मेडल को सामान्यतः गणित के नोबेल के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रति 4 वर्ष में 40 वर्ष से कम उम्र के जो भी गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में शोध अनुसंधान किया है उनको दिया जाता है। हाल ही में किसको मिला, याद रखना, यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना वियाजोव्स्का को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, हाल ही में जो गणित का पुरस्कार दिया गया 2020 फील्ड्स मेडल, क्या याद रखना है, फील्ड्स मेडल। तो फील्ड्स मेडल किसको दिया गया है, फील्ड्स मेडल मेरिना वियाजोव्स्का को दिया गया है। वे मेरिना कहाँ की है, यूक्रेन की। ये पुरस्कार क्या होता है, गणित के क्षेत्र का नोबेल होता है। किसके द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ है उसके द्वारा दिया जाता है। प्रति 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है और दिया किसको जाता है, जो 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ हैं उनको। ओके, चलो दोस्तों, आज की अपनी करंट अफेयर की जो क्लास है उसमें इतना ही। हमने 25 सवाल देख लिए जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राजस्थान से संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इस वीक में, पिछले लास्ट वीक में जो न्यूज़ में रहे हैं वो सब देख लिए। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपके सारे सवाल हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास के साथ। इसके अलावा आप पहल अकेडमी है, उस पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो पहल अकेडमी ऐप जो आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ जो आरएस से संबंधित, देखो पहल अकेडमी जो है वो ऐप पे जो काम करवा रही है ऑनलाइन काम, वो उनका स्पेसिफिक है, आरएस से रिलेटेड है। ठीक है, वो एक आरएस से संबंधित, चाहे प्रीलिम्स हो आपकी, मेंस हो या इंटरव्यू, उससे संबंधित प्रिपरेशन करवाती है। इसके अलावा जो पहल अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो मेंस की भी करवाई, या रीड से संबंधित जो मैराथन चल रही है वो भी करवा रही हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।